नमस्कार। साहित्य कला व संस्कृति पर आधारित यूट्यूब चैनल प्रज्ञादीप पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज को प्रभावित करने वाली इन परिस्थितियों से समाज तो प्रभावित होती ही है, शायद हमारा साहित्य भी प्रभावित होता है। विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक परिस्थितियां आदि होती हैं का अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास का यह युग राजनीतिक दृष्टि से व ऐतिहासिक दृष्टि से भी गृह कलह, पराजय और अव्यवस्था का काल है। एक और तो इस युग का जो क्षितिज है वो विदेशी आक्रमणों के भयावह मेघों से आच्छादित रहा और दूसरी ओर राजवाड़ों की पारस्परिक भीतरी कलह की धुन की तरह इसे खोखली करती रही। हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात भारत की संगठित सत्ता चूर चूर हो गई तथा भारत के एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई। 8वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास की राजनीतिक परिस्थितियां हिंदू सत्ता के विकास की कहानी है। 11वीं-12वीं शताब्दी में दिल्ली में तोमर, अजमेर में चौहान और कन्नौज में गढ़वालों के शक्तिशाली साम्राज्य थे। 1115 में अजमेर के विशलदेव चौहान ने तोमरों से दिल्ली से हिमालय तक अपना प्रभुत्व कायम कर रखा था। दूसरी तरफ यमन शक्तियों के आक्रमण का प्रभाव मुख्यतः पश्चिम एवं मध्य प्रदेश पर ही पड़ा। मध्य प्रदेश कहने का तो अभी वर्तमान समय मध्य प्रदेश नहीं बल्कि भारत के मध्य क्षेत्रों पर पड़ा। इस क्षेत्र की जनता युद्धों तथा अधिकारियों के अत्याचारों से पीड़ित थी। इस क्षेत्र में हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। इस प्रकार इस काल का समस्त हिंदी साहित्य आत्म तथा युद्ध के प्रभावों की मनस्थिति का परिणाम रहा है। आदिकाल युग में चारों तरफ युद्धों का ही बोलबाला था, इसलिए जीवन में कहीं भी संतुलन तथा शांति के दर्शन नहीं होते। इस समय में मोहम्मद घोरी ने भारत जीतने की लालसा से भारत पर अनेक बार आक्रमण किया। पृथ्वीराज चौहान उस समय अजमेर का शक्तिशाली राजा था, परंतु विदेशी आक्रमण के प्रति विशेष जागरूक नहीं था। परिणाम स्वरूप कन्नौज के राजा जयचंद के षड्यंत्र में फंसकर पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी के हाथों से पराजित होता है और मारा जाता है। जयचंद और परमर्दी देव आदि शासकों की पारस्परिक लड़ाइयां अंतहीन कथाएं बनती चली जाए और अंत में दोनों का पतन हो गया। दिल्ली में तुर्क सल्तनत की स्थापना हुई और धीरे धीरे उसका विकास तथा विस्तार होता चला गया। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में यदि एक कवि आध्यात्मिक जीवन की बातें करता है तो दूसरा मरते मरते भी जीवन रस भोगना चाहता है। और एक कवि ऐसा भी था जो तलवार के गीत गाकर गर्व से जीना चाहता था। यद्यपि इस युग में विरोध करने वाले भी सर्वत्र नहीं थे, परंतु फिर भी मुस्लिम ध्वज प्राय समस्त उत्तर भारत में फहराने लगा था। आदिकाल के इस युद्ध प्रभावित जीवन में भी कहीं भी संतुलन नहीं था। अराजकता, गृह कलह, विद्रोह, आक्रमण और युद्ध के वातावरण में सर्वत्र मारकाट का तांडव फैला था। इस काल की विचित्र देन है जिसके फलस्वरूप यदि एक ओर स्त्री भोग, हठयोग से लेकर आध्यात्मिक पलायन और उपदेशों तक साहित्य एक ओर लिखा गया तो दूसरी ओर ईश्वर की लोक कल्याणकारी सत्ता में विश्वास करने लड़ते लड़ते जीने और संसार को सरस बनाने की भावना भी साहित्य रचना के मूल में सन्निहित होती रही। इस प्रकार हम देखते हैं कि आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वे आपसी कलह का युद्ध है, विदेशी आक्रमणों के प्रति जागरूकता का अभाव का कारण है, केंद्रीय शक्ति का ह्रास का कारण है। इसी वजह से
आदिकाल की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी वह एक तरह से भारतीय समाज और भारतीय राजनीति के गर्त का या अंधकार काल हम कह सकते हैं। अब हम इसके सामाजिक परिवेश की चर्चा करते हैं। आदिकालीन राजनीतिक तथा धार्मिक परिस्थितियां देश की सामाजिक परिस्थितियों को भी बहुत गहरे रूप से प्रभावित करती है। जाति व्यवस्था गुण और कर्म के आधार पर न होकर वर्ण के आधार पर निरूपित की गई थी। एक जाति की अनेक उपजातियों में विभक्त हो गई थी। अलबरूनी ने कहा था, उन्हें अर्थात हिंदुओं को इस बात की इच्छा नहीं होती कि जो वस्तु एक बार नष्ट हो गई हो उसे शुद्ध करके फिर से अपना ले या ग्रहण कर ले। उस समय के रूढ़िग्रस्त धर्म के समान समाज भी रूढ़िग्रस्त हो चुका था। नारियां भी शौर्य प्रदर्शन में पुरुषों से कम नहीं थी। जौहर इनके आत्म बलिदान और शौर्य का प्रतीक था। राजाओं का जीवन विलास भरा था। उनका अधिकांश समय उपपत्नियों के साथ रंगरलियों में व्यतीत होता था। राजकुमारों को बचपन से ही राजनीति, तर्कशास्त्र, काव्यशास्त्र, नाटक, गणित शास्त्र और काम शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। अर्थात राजकुमारों को विविध विषयों की भी जानकारी होती थी। नारियों के संबंध में तत्कालीन समाज की धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। उन्हें केवल भोग की दृष्टि से देखा जाता था। उसे केवल भोग और विलास की सामग्री समझा गया। हिंदी के कवियों को जनता की इस स्थिति के अनुसार काव्य रचना की सामग्री जुटानी पड़ी। इस युग में धर्म और राजनीति की दुर्दशा को उसमें उच्च सामाजिकता की आशा नहीं की जा सकती। जनता शासन तथा धर्म दोनों की ओर से निराश्रित होती जा रही थी। जनता भय तथा निरक्षरता के कारण ईश्वर की ओर दौड़ रही थी, परंतु सर्वत्र भ्रम और असहाय की स्थिति ही मिलती थी। जाति पाति के बंधन मजबूत हो चले थे। एक जाति के अनेक उपजातियां होने लगी थी। छुआछूत के नियम भी सख्त हो गए थे। उच्च वर्ग के लोग भोग विलास करने तथा निम्न वर्ग के लोग जैसे काम करने के लिए ही पैदा हुए थे। न्याय तो केवल भोग की वस्तु मात्र रह गई थी। उसे खरीदा और बेचा जाने भी लगा था। सामान्य जन के लिए सुरक्षा और शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी। सती प्रथा भी उस समय के समाज का एक भयंकर अभिशाप थी। अनेक प्रकार के अंधविश्वासों ने इस समाज को जकड़ लिया था। उस समय सर्वत्र वीरता और वंशकुलीनता का ही बोलबाला था। वीरता और आत्म बलिदान राजपूत की विशेषता थी। स्वयंवर प्रथा उस युग की एक खास पहचान थी। राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ थे, स्वामी भक्त थे, ईमानदार भी थे और शासक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी भी थे, परंतु उसमें भोग विलास के प्रति भी खूब आसक्ति थी। राजाओं का जीवन भी विलासप्रिय था। नृपति वर्ग का अधिकांश समय अंतःपुर में महेशियों, उपपत्नियों और रक्षिताओं के साथ रंगरलियों में बीतता था। राजा बहुपत्नी थे, यथा राजा तथा प्रजा। प्रसिद्ध धर्मशास्त्र ग्रंथ मिताक्षरा से तत्कालीन पारिवारिक व्यवस्था का अच्छा परिचय मिल जाता है। हम जब मिताक्षरा का अध्ययन कर सामाजिक और आर्थिक कर्तव्य निर्धारित किए जा चुके थे। स्मृतियों में वर्णित ब्रह्मा, देव, आर्य, प्रजापत्य, गांधर्व, असुर, पिशाच और राक्षस, ये 8 प्रकार के विवाह सैद्धांतिक दृष्टि से मान्य थे, किंतु व्यावहारिक दृष्टि से ब्रह्म विवाह का ही अधिक प्रचार था। क्षत्रियों में राक्षस और गंधर्व विवाह का अवश्य प्रचलित थे। निम्न वर्गों में असुर विवाह की प्रथा थी। स्वयंवर की प्रथा केवल राजपूतों तक ही सीमित रह गई थी। मुसलमानी आक्रमणों के पश्चात बाल विवाह भी हमारे समाज में प्रचलित हो चुका था। विलासिता की प्रवृत्ति बढ़ने और यौवन शक उड़ादी के जिनमें स्त्रियों का बहुत ऊंचा स्थान नहीं था, संपर्क में आने के कारण बाल विवाह की प्रथा को और अधिक बढ़ा। विधवा विवाह करना निषेध था। समाज के विभिन्न वर्गों के विविध प्रकार के उत्सवों और वस्त्राभूषण के प्रति प्रेम प्रचलित था। अर्थात स्त्री और पुरुष दोनों ही वस्त्र आभूषण के प्रति प्रेम था। आकेट, मल्लयुद्ध, घुड़सवारी, ध्रुत क्रीड़ा, संगीत, नृत्य आदि मनोरंजन के साधन थे और कवियों का वहां उस समाज में विशेष आदर था। क्षत्रियों में मदिरा, पान, भांग, अफीम आदि के सेवन का प्रचलन भी था।
इस काल का जीवन क्रम, उस समय की वस्तु और मूर्ति कलाओं में भली भांति हम प्रतिबिंबित हम देख सकते हैं। जैन मत के गिरनार तथा आबू वैष्णव और शक्तों के खजुराहो, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिरों की अद्भुत कला के माध्यम से तत्कालीन समाज की विविधतापूर्ण प्रेरणा को की रूप को हम स्पष्ट रूप से इन गुफाओं में देख सकते हैं। अर्थात इस समय का जो समाज था वो एक तरह से कहा जाए तो मानसिक रूप से पतन का काल था, जहाँ स्त्रियों का कोई सम्मान नहीं था, जनता अशिक्षित थी, अधिकार के प्रति जागरूकता नहीं थी। एक विशेष वर्ग जिसे हम कह सकते हैं सवर्ण, जिसे हम कह सकते हैं राजपूत वर्ग, जो भोग विलास में लिप्त थे, और एक निम्न वर्ग था जो उसकी विलासिता का मात्र साधन बना हुआ था। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो समाज था वो पूर्ण रूप से गर्त में जा चुका था। अब जिस देश की सामाजिक व्यवस्था ऐसी हो, उसके सांस्कृतिक परिवेश की जब हम चर्चा करते हैं तो पाते हैं कि आदिकाल का प्रारंभ उस समय हुआ था जब भारतीय संस्कृति अपने चरमोत्कर्ष पर थी। आदिकाल हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल है। हर्षवर्धन के समय हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति के शिखर पर थी। लोगों के आपसी भेदभाव समाप्त हो गए थे तथा स्वाधीनता व देशभक्ति की भावना को प्रोत्साहन मिला था। संगीत, चित्रमूर्ति और भवन निर्माण इत्यादि कलाओं में ज्यादा रुचि दिखाई देने लगी थी। विशेष रूप से मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण धार्मिक सद्भावना का द्योतक बन चुका था। भुवनेश्वर, पुरी, खजुराहो, सोमनाथ, वेलोर, कांची, तंजौर, ये सब जो स्थल अन्य भव्य मंदिर का निर्माण आदिकाल के आरंभ के समय में ही बनाया गया। आबू का जैन मंदिर 11वीं शताब्दी की महत्वपूर्ण देन है, जो कि भारतीय स्थापत्य का बेमिसाल नमूना भी है। अरबी इतिहासकार अल-बुरुनी तथा मोहम्मद गजनवी इन मंदिरों की भव्यता, विशालता तथा भारतीय कलाओं के धार्मिक भावनाओं की ऐसी व्यापक अभिव्यक्ति को देखकर चकित रह गए थे। किंतु देश के भाग्य की विडंबना यह रही कि शताब्दियों से श्रेष्ठता की साधना में तल्लीन मोहम्मद गजनवी जैसे आक्रांताओं की विषयाकांक्षा का यह कोप भाजन बन गया और शताब्दियों तक उस कोप से मुक्ति नहीं मिली। अरब के देशों में 8वीं 9वीं शताब्दी में सूफी मत का उदय हो चुका था, किंतु आदिकाल के अंत तक भी उनके उदार स्वरूप का प्रवेश तक न हो सका था। क्योंकि उत्तर भारत में जो आक्रांताएं आए थे वे उदार भावनाओं के समर्थक नहीं थे, इसलिए इस्लाम संस्कृति का पोषक तत्व न बन सका। परिणाम स्वरूप दो संस्कृतियां एक दूसरे के सामने मानसिक तनाव की स्थिति में खड़ी एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखती रही। आदिकाल में भारतीय संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है वो परंपरागत गौरव से रहित तथा मुस्लिम संस्कृति के गहरे प्रभाव से निर्मित है। इस काल में हिंदू संस्कृति धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित हुई है। भारत के उत्सव, मेलों, त्योहारों, वेशभूषा, विवाह तथा मनोरंजन आदि पर मुस्लिम रंग मिलने लगा। यहाँ के गायन, वादन तथा नृत्य पर मुस्लिम छाप स्पष्ट दिखाई देती है। भारतीय संगीत में सारंगी, तबला, अलगोजा जैसे वाद्य यंत्रों का समावेश भी इसका स्पष्ट प्रमाण है। चित्रकला के क्षेत्र में इस काल में जो थोड़ा बहुत कार्य हुआ उस पर भी मुस्लिम प्रभाव को हम देख सकते हैं। मूर्ति कला को छोड़कर अन्य भारतीय ललित कलाओं में मुस्लिम कला की कलम गहरे रूप से लग गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस समय का जो सांस्कृतिक विकास था वो हिंदू और मुस्लिम का सम्मिश्रित सांस्कृतिक थी, जो हर्षवर्धन के बाद से लगातार मुस्लिमों के आने की वजह से भारतीय के हिंदू संस्कृति में मुस्लिम संस्कृति का सन्निवेश हम इस युग में देख सकते हैं। अब चलिए हम इस काल के साहित्यिक परिवेश की चर्चा करते हैं। इस युग का पारस्परिक कलह और वाद संघर्षों का युग है, पर संस्कृत साहित्य की रचना अबाध होती रही और ज्योतिष, दर्शन एवं स्मृति आदि विषयों पर टीकाएं भी लिखी जाती रही। डॉक्टर रामगोपाल शर्मा ने लिखा है कि इस काल में साहित्य रचना की 3 धाराएं बह रही थी। प्रथम संस्कृत साहित्य की थी, जो एक परंपरा के साथ विकसित होती जा रही थी। दूसरी धारा साहित्य प्राकृतिक एवं अपभ्रंश में लिखा जा रहा था।
तीसरी धारा हिंदी भाषा में लिखे जाने वाले साहित्य की थी। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र भोजदेव, राजशेखर तथा जयदेव इस युग की देन है। प्राकृत तथा अपभ्रंश के कवि धर्म प्रचार में लगे हुए थे। साहित्य तत्व उनकी रचनाओं का कोई आवश्यक और सहायक अंग ही केवल मात्र था। हिंदी इस काल की एक ऐसी भाषा थी जिसमें तत्कालीन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मुखर हो रही थी। 11वीं शती उत्तरार्ध साहित्य की दृष्टि से विकासशील था। कर्ण के दरबार में अपभ्रंश कवियों का सम्मान था। जैन भंडारों में सुरक्षित ग्रंथों की भाषा पर निश्चित अपभ्रंश के निकट की थी। उदाहरण प्राकृत पेंगलम की कई कविताओं में कर्ण की प्रशंसा की गई। ये कविताएं अपभ्रंश की है, जो हिंदी के चारण कवियों की भाषा का पूर्ण रूप है। इन कविताओं की भाषा साफ सुथरी थी। इस काल में दो श्रेणियों की रचनाएं, अपभ्रंश और दृश्या मिश्रित रचनाएं मिलती हैं। वे इस युग की सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक अवस्था के अनुरूप ही है। इस काल में ब्रजयानी और सहजयानी, सिद्धोनाथपंथी योगियों, जैन धर्म के अनुयायी संत एवं मुनियों की रचनाएं धार्मिक उपदेशपूर्ण शैली में मिलती है। वीरता तथा श्रृंगार का चित्रण करने वाले चारण तथा भाटों की रचनाएं भी पर्याप्त मात्रा में हमें यहाँ देखने को मिलती है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमारे साहित्य को प्रभावित करने वाली जो विभिन्न परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, सामाजिक परिस्थितियां, आर्थिक परिस्थितियां, धार्मिक परिस्थितियां, ये समग्र रूप से तत्कालीन समाज की साहित्य को निश्चित रूप से प्रभावित करती है और ये परिस्थितियां ही साहित्य के स्वरूप के निर्माण में भी अहम भूमिका निभाती है। धन्यवाद।